आज हमें जर्नली चैप्टर नंबर 17 एडवेंट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स के अंदर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही कंटिन्यू होगा हमारा। लेकिन इस बार हम पढ़ेंगे कि क्लासिकल थ्योरी इसे एक्सप्लेन करने में क्यों बुरी तरह फेल हो गई थी, जो कि वेव थ्योरी ऑफ लाइट थी। ग्राफ क्या है, इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, इसकी जो ऑब्जर्वेशन है उसकी। और इसके अलावा हम देखेंगे कि आइंस्टाइन ने इसे कैसे एक्सप्लेन करा मैक्स प्लांक थ्योरी की मदद से। और अगर मुमकिन हुआ तो फोटो सेल भी देख लेंगे, या अगली क्लास में इंशाल्लाह फोटो सेल डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फेलियर ऑफ अ क्लासिकल फिजिक्स से। अच्छा, क्लासिकल फिजिक्स को समझने के लिए हमें सबसे पहले तो वो तीन बातें याद करनी जो उसकी ऑब्जर्वेशन में हमने देखी थी। क्या क्या बातें हमने देखी थी, ज़रा रिकॉल कर लेते हैं। अगर आपको याद है तो इंटेंसिटी का ताल्लुक किससे था भाई? इंटेंसिटी का ताल्लुक पॉइंट नंबर 1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से था। पॉइंट नंबर 2 सर्टेन फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड होती है, सर्टेन फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड होती है, अदरवाइज ये इफेक्ट स्टार्ट नहीं होता। नंबर 3 फ्रीक्वेंसी को अगर हम बढ़ाएं तो फ्रीक्वेंसी का ताल्लुक काइनेटिक एनर्जी से था, या फिर हम कह सकते हैं स्पीड से था। ठीक है जी, ये तीन हमारी ऑब्जर्वेशन थी। ऐसा क्यों हो रहा है ये एक्सप्लेन करना है क्लासिकल फिजिक्स ने। अगर वो एक्सप्लेन करने में कामयाब हो गई तो गुड, लेकिन अगर नहीं होती है तो फिर वो फेलियर माना जाएगा क्लासिकल फिजिक्स का। लेकिन ये तीन बातें आपने दिमाग में रखनी है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल फिजिक्स पहले तो आप ये जान लें कि लाइट जो है वो आपकी क्या है, लाइट इज़ अ वेव। लाइट को ये वेव मानते हैं। तो अगर मेरे पास फ्रीक्वेंसी है f1, तो इसका मतलब ये ऐसी लाइट है जो 1 सेकंड में सपोज करो एक वेव पास कर रही है। और अगर फ्रीक्वेंसी f2 है तो ये 1 सेकंड के अंदर 2 वेव पास कर रही है। अगर फ्रीक्वेंसी f3 है तो ये 1 सेकंड के अंदर 3 वेव पास कर रही है। तो फ्रीक्वेंसी जो है वो कितनी वेव, नंबर ऑफ वेव पर सेकंड जो होता है वो फ्रीक्वेंसी होता है। तो फ्रीक्वेंसी किस वेव की ज़्यादा है? f3 की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, f2 की फ्रीक्वेंसी इंटरमीडिएट है, और f1 की फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या है, सबसे कम है। अब जो फोटो इलेक्ट्रिक का इफेक्ट है उसके अंदर हो ये रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन है अपने ऑर्बिट के अंदर मज़े से गोल गोल घूम रहा है, लाइट आती है और इसको अपने इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट से निकाल देती है। यही हो रहा है ना, इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट से निकल के बाहर आ रहे हैं। तो ऐसा कैसे हो रहा है, ज़रा एक्सप्लेन करें। तो क्लासिकल फिजिक्स ने कहा कि अगर ये एक इलेक्ट्रॉन है और इसको मैं ये फ्रीक्वेंसी दे रहा हूँ, तो अगर एक वेव लेके ये बाहर नहीं आ रहा, 2 वेव लेके ये बाहर नहीं आ रहा, तो 3 वेव लेके सपोज करो ये बाहर आ जाता है। तो मैंने इसको f3 वाली फ्रीक्वेंसी दी, इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। कितनी देर में बाहर आ गया? यहाँ से यहाँ तक 1 सेकंड है, तो 1 सेकंड में आपका इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। लेकिन अगर मैं इसको f2 देता तो क्या इलेक्ट्रॉन बाहर आता? इलेक्ट्रॉन बाहर तब भी आता, लेकिन टाइम ज़्यादा लेता। पहले ये 3 वेव, 2 वेव ली और फिर एक वेव और आएगी, तो कम से कम 1.5 सेकेंड लगेगा इसे इलेक्ट्रॉन को बाहर आने में, लेकिन बाहर आ जाएगा। क्योंकि 1.5 सेकेंड में ये 3 वेव इसको मिल जाएंगी, 1 सेकेंड में 2 मिलेंगी और आधे सेकेंड में एक मिल जाएगी, तो 1.5 सेकेंड में इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। और अगर मैं ये वाली फ्रीक्वेंसी हिट करवाऊँ तो क्या होगा? तब आपका इलेक्ट्रॉन कम से कम 3 सेकंड लेगा, लेकिन आपका इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। 1 सेकंड में एक वेव मिली, ऐसी 3 और चाहिए तो 3। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि मैं कोई भी फ्रीक्वेंसी दे दूं, इलेक्ट्रॉन ने बाहर आना ही आना है। ये बिल्कुल इसी तरह है कि अगर आपने पानी गर्म करने के लिए रखा है, एक आपने हल्की आंच पे रखा है और एक आपने तेज़ आंच पे रखा है, तो जो आपने तेज़ आंच पे रखा होगा वो जल्दी गर्म हो जाएगा, बॉयल तो हो जाएगा। लेकिन जो आपने हल्की आंच पे रखा है तो क्या वो ज़िंदगी में कभी बॉयल नहीं होगा, वो भी बॉयल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी फ्रीक्वेंसी पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिनोमेना स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि कभी ना कभी तो इतना टाइम हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी अपनी रिसीव कर ले जितनी उसे चाहिए, और वो अपने ऑर्बिट से बाहर आ जाए। तो क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ऐसा हो रहा था? बिल्कुल भी नहीं। अगर मेरे पास रेड की फ्रीक्वेंसी जो है वो कम है और ब्लू की फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़्यादा है, तो ब्लू लाइट से मेरा इलेक्ट्रॉन अगर बाहर आ रहा है
तो मर के भी वो रेड से कभी बाहर नहीं आएगा। यानी कि रेड वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी मैं ज़िंदगी भर F1 जैसे है, ज़िंदगी भर मैं ये लाइट जो है ना इस इलेक्ट्रॉन को मारता रहूँ, इलेक्ट्रॉन कभी भी बाहर नहीं आएगा। वो तभी बाहर आएगा जब मैं उसको ब्लू वाली फ्रीक्वेंसी यानी कि F3 मारूँ। तो इससे कम वाली फ्रीक्वेंसी पे तो बाहर आएगा ही नहीं। आप कहते हो कि वो किसी भी फ्रीक्वेंसी पे बाहर आ जाएगा, तो आप तो गलत बात कर रहे हो ना, सही बात तो नहीं। आपके अकॉर्डिंग लाइट वेव है, और वेव जब ट्रांसफ़र करता है एनर्जी को, तो आहिस्ता 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 इतनी एनर्जी ट्रांसफ़र कर ही देता है जितनी रिक्वायर्ड होती है। तो अगर सपोज़ करो इसको 3 वेव्स रिक्वायर्ड थी, तो कभी ना कभी वो 3 वेव मिल ही जाएंगी और इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट से बाहर आ जाए। लेकिन हमने देखा ऐसा नहीं हो रहा, तो फिर हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ा कि क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक अगर लाइट आपकी वेव है, तो जो फोटो इलेक्ट्रिक का फिनोमेना है वो तो ऐसा नहीं कर रहा। वो जो है वो किसी भी फ्रीक्वेंसी पे आपको आउटपुट नहीं दे रहा, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आ रहा, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर ही ऐसा होता है। तो ये हो गया पहला बदतरीन फेल क्लासिकल फिजिक्स का। दूसरा क्लासिकल फिजिक्स का क्या फेलियर था, जो आपकी इंटेंसिटी है उसका ताल्लुक होता है एम्पलीट्यूड से। ठीक है, अगर ये एक वेव है जिसका एम्पलीट्यूड इतना है, ठीक है, और ये वेव है जिसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, दो वेव है इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है इसका कम है, तो मैं कहूँगा इसकी इंटेंसिटी I1 है जो कि कम है, और इसकी इंटेंसिटी I2 है जो कि ज़्यादा है। ये इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में, चलो इलेक्ट्रॉन को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, ये एक समंदर के अंदर कश्ती जो है ना वो मौजूद है। ठीक है, आप मुझे बताएं समंदर की ये वाली लहर आएगी, ये वाली लहर, तो क्या होगा, ये कश्ती ज़्यादा आगे जाएगी, या ये वाली लहर आएगी तो कश्ती ज़्यादा आगे जाएगी। यानी कि पहली वाली इंटेंसिटी से कश्ती तेज़ चलना शुरू होगी या दूसरी वाली इंटेंसिटी से कश्ती तेज़ चलना शुरू होगी। तो क्लियर है, ऑब्जर्वेशन है, जो I2 है उससे जो है ये बोट आपकी तेज़ मूव होगी। तो इसका मतलब ये होगा कि इंटेंसिटी जो है वेव की वो अगर एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है तो उससे स्पीड बढ़ सकती है। यानी कि इंटेंसिटी को इंक्रीज़ करने का मतलब एम्पलीट्यूड को इंक्रीज़ करना, और एम्पलीट्यूड को इंक्रीज़ करने का मतलब वेव में स्पीड को इंक्रीज़ करना, कि वो किसी को मिल रही तो उसकी स्पीड बढ़ा देगी। तो ये इलेक्ट्रॉन के साथ है, अगर मैं इसको ये वाली दूँ या ये वाली दूँ तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ जानी चाहिए। इंटेंसिटी को बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन की क्या चीज़ बढ़ जानी चाहिए, स्पीड। लेकिन ये तो भी बात आपकी गलत हो रही है भाई, जब हम इंटेंसिटी को बढ़ा रहे थे तो स्पीड थोड़ी ना बढ़ रही थी। इंटेंसिटी को बढ़ाने से तो क्या बढ़ रहा था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे थे। तो इसका मतलब ये हुआ क्लासिकल थ्योरी यहाँ पर भी फेल हो गई। वो कहती है कि इंटेंसिटी का ताल्लुक होना चाहिए स्पीड से, फ्रीक्वेंसी का नहीं होना चाहिए, जबकि वहाँ पर फ्रीक्वेंसी का ताल्लुक है स्पीड से, इंटेंसिटी का ताल्लुक नहीं है स्पीड से। तो ये दो बदतरीन फेलियर थे क्लासिकल फिजिक्स के, जिसकी वजह से क्लासिकल फिजिक्स जो है वो बुरी तरह नाकाम हो गई इसे एक्सप्लेन करने में। फिर जो है एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसे एक्सप्लेन करा, और जो इसने यूज़ करा मेथड वो था प्लांक्स का कॉन्सेप्ट, कि लाइट जो है वो वेव है, लाइट जो है वो पार्टिकल है, वेव तो आपका क्लासिकल थ्योरी कहती थी। तो क्लासिकल थ्योरी का जो पॉइंट्स है अगर आप नोट डाउन करना चाहें तो पेज नंबर 244 के ऊपर 2 पॉइंट लिखे हैं, फेलियर ऑफ अ क्लासिकल थ्योरी एक्सप्लेन करें आता है। तो देखें यही दो बातें वो आपसे कहेगा। फ्रॉम क्लासिकल थ्योरी देयर शुड बी नो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक तो कोई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जैसी चीज़ होनी नहीं चाहिए, ये तो किसी भी फ्रीक्वेंसी पे हो सकता है, क्योंकि एट गिवन टाइम मतलब कभी कितना भी टाइम लगे, इलेक्ट्रॉन माइट एब्जॉर्ब इनफ एनर्जी फ्रॉम द इंसिडेंट लाइट से कभी ना कभी तो इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी ले लेगा कि टू स्केप फ्रॉम द मेटल सरफेस, के स्केप कर जाए फ्रॉम मेटल सरफेस से, एट एनी अप्लाइड फ्रीक्वेंसी, एट एनी का चक्कर ही नहीं है, या तो सर्टेन फ्रीक्वेंसी का चक्कर। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्लासिकल फिजिक्स जो है वो पहले पॉइंट में यहाँ पर फेल हो गई। दूसरी बात कहते हैं द वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन शुड डिपेंड्स अपॉन द एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड पर डिपेंड होनी चाहिए आपकी वेलोसिटी यानी कि स्पीड। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इंसिडेंट हम लाइट करवा रहे हैं देयर फोर इंटेंसिटी पे डिपेंड होना चाहिए स्पीड को, फ्रीक्वेंसी पे नहीं। लेकिन उल्टा हो रहा है, ये तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे नहीं डिपेंड करता। तो ये दो पॉइंट जो आपकी बुक के अंदर पेज नंबर 244 पे लिखे हुए हैं,
इन दोनों पॉइंट के अंदर बताया जा रहा है कि किस तरह क्लासिकल फिजिक्स जो है वो फेल हो गई वेव थ्योरी की मदद से, कि लाइट वेव है, इसे एक्सप्लेन करने में कि जो आपका फोटो इलेक्ट्रिक का फिनोमेना है ये कैसे हो रहा है। क्योंकि ऑब्जर्वेशन तो सबके सामने है ना, इन्हीं ऑब्जर्वेशन को आपने एक्सप्लेन करना है, लेकिन जो हो रहा है और जो आप कह रहे हैं दोनों में बहुत फ़र्क है। तो इसी को कहते हैं फेलियर ऑफ अ क्लासिकल फिजिक्स। ठीक है। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है? देखिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में एक चीज़ जो आपने समझनी है वो है स्टॉपिंग पोटेंशियल, जो मेजर पार्ट है, बाकी तो सब आपकी समझ में आ जाएगा। आपको अगर याद हो स्टॉपिंग पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है ना, वो पोटेंशियल होता है जो स्टॉप करता है इलेक्ट्रॉन को टू रीच एट कैथोड, कैथोड पे पहुंचने के लिए स्टॉप करता है, यानी कि एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल। तो इसका मतलब ये हुआ, वो स्टॉप करने का मतलब ये हुआ स्पीड से ताल्लुक है, और स्पीड का मतलब ये हुआ काइनेटिक एनर्जी से ताल्लुक है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का ताल्लुक काइनेटिक एनर्जी से होता है, और उसका फार्मूला होता है ई वी नॉट। जितना ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा, इसका मतलब उतनी ही ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी थी इलेक्ट्रॉन के पास, इसीलिए मुझे ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल देना पड़ा उसे रोकने के लिए। चलें इसको ज़रा लैब से दोबारा एक बार देख लेते हैं समझने के लिए। देखें, ये मेरे पास सोडियम का मेडल, इंटेंसिटी मैं इसकी थोड़ी सी रखता हूँ, ज़्यादा नहीं रखता मैं, इंटेंसिटी से कोई ख़ास काम नहीं है। लाइट की वेवलेंथ जो है वो 400 नैनोमीटर है, आपके इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर आ रहे हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल मैंने कोई भी नहीं दिया हुआ, 0.00, तो ये रुकने वाले नहीं हैं, ये आके इधर से मूव कर जाएंगे। अब मैं क्या करता हूँ, स्टॉपिंग पोटेंशियल को बढ़ाना शुरू करता हूँ, -1 कर लेता हूँ। अब देखते हैं आपके इलेक्ट्रॉन कहाँ तक आ रहे हैं। देखिए, -1 स्टॉपिंग पोटेंशियल के ऊपर आपके इलेक्ट्रॉन जो फाइनल पोजीशन तक पहुंच पा रहे हैं वो ये है। अगर मैं इसे यहाँ ड्रॉ कर लूँ, ये इससे आगे नहीं आएगा कोई भी, या इससे आगे ले लो, इससे आगे कोई नहीं, बल्कि और पीछे रुके। फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन भी ना इससे ज़्यादा आगे नहीं आएगा, बल्कि और पीछे तक रुक रहे हैं, यहाँ तक आ रहे हैं। ठीक है। अब देखो, फ्रीक्वेंसी को अगर मैं बढ़ाऊं, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने का मतलब ये है कि मैं वेवलेंथ को कम करूं। तो देखो, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी फिर मुझे बढ़ाना होगा उसे वहीं रोकने के लिए। मैंने थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी। अब देखो क्या होगा। ये एल्बर्ट आइंस्टाइन एक्सप्लेन करेगा ना अपनी थ्योरी में, कायनात रहमान ऐसा क्यों होता है, ये एल्बर्ट आइंस्टाइन एक्सप्लेन करेगा। देखिए, अब इलेक्ट्रॉन आपके नहीं रुक पा रहे और वो पेनिट्रेट कर गए। देखिए, इलेक्ट्रॉन आपके अब जो है वो कैथोड तक पहुंच रहे हैं ना। जो फास्ट मूविंग है, सिर्फ फास्ट मूविंग वाले शो करते हैं। ये जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है वो आपका पहुंच रहा है उस वाले पॉइंट तक, आप रोक नहीं पा रहे आप इलेक्ट्रॉन को। ठीक है। देखिए, ये आया मूविंग इलेक्ट्रॉन, फास्ट मूविंग, और ये पेनिट्रेट कर गया। ये आया आपका एक इलेक्ट्रॉन, ये देखिए ये आया इलेक्ट्रॉन और ये पेनिट्रेट कर गया। अब मुझे स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ाना हो, थोड़ा सा मैंने बढ़ा दिया, 1.8 कर दिया। अब देखो क्या होता है, अब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन भी नहीं जा पा रहा। इसका मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल का ताल्लुक काइनेटिक एनर्जी से होता है देखो, इनको रोक लेगा। ठीक है। तो अब यही चीज़ ज़रा हम वापसी आके देखते हैं अपने यहाँ कॉन्सेप्ट। ठीक है। पहली चीज़ तो ये हो गई कि मैंने फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया था, आपके सामने फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करी थी ना। तो जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पर, ये जो है पोर्शन शो कर रहा है वोल्टेज को, ये आपका वोल्ट। ठीक है। और ये जो पोर्शन है ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये लाइन है किसकी लाइन के, फ्रीक्वेंसी की लाइन है। ये फ्रीक्वेंसी है म्यू 1, ये वाली लाइन शो कर रही है फ्रीक्वेंसी म्यू 1 को। ये वी लग रहा है, ये एक्चुअल में म्यू 1 है, फ्रीक्वेंसी 1। ये म्यू 2 है और ये म्यू 3 है, तीन फ्रीक्वेंसी F1 F2 F3 मान लें। तो देखें, ये जो पॉइंट है ये पोटेंशियल का, ये अगर ज़ीरो है तो सपोज कर लेते हैं -1 है, मिसाल के तौर पे ये -2 है, ये आपका -3 है।
तो देखें जब फ्रीक्वेंसी थी μ1, इंटेंसिटी वही थी, इंटेंसिटी की लाइन है, इंटेंसिटी की लाइन है ये, इंटेंसिटी सेम है, इंटेंसिटी मैंने कांस्टेंट रखी है आई। जब मैंने फ्रीक्वेंसी μ1 रखी तो मुझे इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए -1 का पोटेंशियल देना पड़ा। जब मैंने फ्रीक्वेंसी μ2 रखी तो इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए मुझे पोटेंशियल कितना देना पड़ा, -2। और जब मैंने फ्रीक्वेंसी μ3 रखी तो मुझे इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए पोटेंशियल कितना देना पड़ा, -3। तो ग्राफिकली ऐसे आप इसे रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हैं। 3 लाइनें आप सिंपली ड्रॉ करें। ये मान लें स्टॉपिक पोटेंशियल 1 है, ये 2 है। अच्छा आपकी बुक में सिर्फ 2 ही दिए हुए तो आप चाहे 2 से कर लें। आप एक लाइन खींचे यहाँ और यहाँ से दोनों लाइनों को जोड़ दें पहले, और एक लाइन खींचे यहाँ और यहाँ से इस लाइन को जोड़ दें। आप ये कहेंगे कि भाई जब मैंने फ्रीक्वेंसी दी थी μ1 तो उस वक्त V0 1 के ऊपर ये रुका था। जब मैंने फ्रीक्वेंसी दी μ2 तो फिर ये रुका V02 के ऊपर। यानी कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से मेरा स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ रहा है, जो ये बता रहा है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। काइनेटिक एनर्जी का ताल्लुक किससे है, E/V0 स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये बात आपने याद रखनी है। दूसरा पॉइंट, अब ज़रा इंटेंसिटी की बात करते हैं। क्या इंटेंसिटी को बढ़ाने से स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई फ़र्क आ रहा है, देख लेते हैं। देखिए जी, आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रुक रहा है, कहाँ पर रुक रहा है ज़रा देखते हैं। फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन भी आपका यहाँ पर रुक रहा है, यहाँ पर रुक रहा है, ठीक है। ये मैंने लाइन की, ठीक है। अब आप देखिए मैं क्या करता हूँ, इंटेंसिटी को बढ़ाता हूँ। इंटेंसिटी अभी कितनी है, 36%, मैंने बढ़ा के कर दी 63%। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन के साथ क्या होता है। कोई भी इलेक्ट्रॉन इससे आगे नहीं आ पाया, और बढ़ा दें। अब देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है, -1.8 ही है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का ताल्लुक इंटेंसिटी से हरगिज नहीं है। तो इंटेंसिटी की जो कॉलम है ना, जो इंटेंसिटी वाली लाइन है, वो आप शो कर रहे हैं इससे। जितना ऊपर जाते जाएंगे इंटेंसिटी बढ़ रही है। ये इंटेंसिटी I1, ये इंटेंसिटी I2, ये इंटेंसिटी I3। जब इंटेंसिटी I1 थी तब भी मेरा इलेक्ट्रॉन यहीं पर आके रुका, V0 के ऊपर, ठीक है। जब इंटेंसिटी मैंने 50% करी तब भी मेरा इलेक्ट्रॉन यहीं पे आके रुका। जब मैंने 100% करी तब भी मेरा यहीं पे आके रुका इलेक्ट्रॉन। तो V0 मेरा हर बार क्या रहा, सेम रहा। तो इससे पता चलता है इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ठीक है ना। तो ग्राफ कैसे बना सकते हैं इसका, अगर आप खुद से बनाना चाहें, आपने लाइन खींची, एक स्टॉपिंग पोटेंशियल डिसाइड कर दिया, और तीनों लाइनें वहीं पर आएंगी। पहली लाइन भी वहीं पर आएगी, इसी वाले पॉइंट के ऊपर आके गिरेगी, ये वाला पॉइंट है, अगर इंटेंसिटी 1 थी। दूसरी वाली जो OBC के ऊपर आके गिरेगी जबकि उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा थी। तीसरी वाली लाइन भी यहीं पर आके गिरेगी जबकि उसकी इंटेंसिटी और ज़्यादा थी। तो इंटेंसिटी जो है वो बढ़ाने से स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी का ताल्लुक नहीं है इंटेंसिटी, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं बढ़ रहा। स्टॉपिंग पोटेंशियल का ताल्लुक किससे, काइनेटिक एनर्जी से। ये हो गया हमारा तीसरा ग्राफ। दूसरा ग्राफ, अब तीसरा ग्राफ है जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को एक्सप्लेन कर रहा है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि अगर मैं आपसे कहूँ क्या ये फोटो इलेक्ट्रिक का फिनोमेना किसी भी फ्रीक्वेंसी पे स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर देखो होगा भी, इलेक्ट्रॉन गिव लाइट, इलेक्ट्रॉन एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी और एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी का ग्राफ है। चलो इसे देखते हैं। देखें ये कह रहा है फ्रीक्वेंसी जो है वो आपकी 0.75 10⁻15 हर्ट्ज़ कोई फ्रीक्वेंसी है, वो आपने इस वक्त दी हुई है, ठीक है। तो अगर मैं देखना चाह रहा हूँ क्या कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम मैं दूंगा तो क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट होगा। अब देखिए मैं फ्रीक्वेंसी कम दे रहा हूँ, यानी कि देखो फ्रीक्वेंसी कम हो गई, डेंसिटी से कम हो गया, देखो फ्रीक्वेंसी कम हो गई, फ्रीक्वेंसी और कम हो गई, फ्रीक्वेंसी बिल्कुल नीचे चली गई। देख रहे हो फ्रीक्वेंसी आ चुकी है अब आपका
ये वो पॉइंट है कि यानी कि फ्रीक्वेंसी इससे मैं कितनी भी कम कर लूँ, पीछे कितना ही चले जाऊँ, फोटो इलेक्ट्रिक स्टार्ट नहीं होगा। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं पे भी चले जाऊँ, पीछे कहीं पे फोटो इलेक्ट्रिक स्टार्ट नहीं होगा। यहाँ से यहाँ गया, नहीं हुआ। और एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जिस पे ये स्टार्ट हो रहा है, जैसे 530, हाँ देखो 530 पे स्टार्ट होगी। इसके बाद अगर मैं बढ़ाना शुरू करूँ तो ये और तेज़ हो जाएगा। देखो फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, देखो कितनी तेज़ हो रहा है, देखो कितनी तेज़ हो रहा है, इस पट्टी पे चल रही है फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये है कि ये अगर सपोज करो वो फ्रीक्वेंसी जिससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिनोमेना स्टार्ट होता है, जिसको मैं कह देता हूँ एफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, तो एफ टी बोल देता हूँ। तो इसके पीछे की कितनी भी फ्रीक्वेंसीज हो, इससे आगे की कितनी भी फ्रीक्वेंसीज हो, इससे पीछे की फ्रीक्वेंसी में कहीं पर भी आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिनोमेना नज़र नहीं आएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी नहीं मिल रही। काइनेटिक एनर्जी मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब मूवमेंट में आए ना। तो देखो इससे पीछे काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव में जा रही है, और नेगेटिव होती नहीं है काइनेटिक एनर्जी। इससे आगे देखो आपको काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे मैं आपसे कहूँ काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो इधर जाओ और इधर जाओ, तो ये है वो फ्रीक्वेंसी जिस पे ये आपको काइनेटिक एनर्जी मिली है। काइनेटिक एनर्जी मिलने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन आपका बाहर आ रहा है, हरकत में आ रहा है। तो एक ख़ास फ्रीक्वेंसी के बाद से ही काइनेटिक एनर्जी मिलना शुरू हुई है, इससे पीछे आपको ये नहीं मिल रही। तो इससे पता चलता है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड है कम से कम, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के फिनोमेना को स्टार्ट करेगी। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, द फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये चीज़ समझ में आई? ठीक है। अब ये जो ऑब्जर्वेशन थी हमारी, जिसको हमने वर्डिंग के साथ एक्सप्लेन करा था, उसे हमने ग्राफिकली भी एक्सप्लेन कर दिया। पेपर के अंदर कभी कभी आ जाता है ऑब्जर्वेशन जो है वो ग्राफिकली एक्सप्लेन करे, तो आपने बस ऑब्जर्वेशन तो वही रखनी, ग्राफ बनाने काइनेटिक एनर्जी के दरमियान, फ्रीक्वेंसी के दरमियान, वोल्टेजेस के दरमियान और करंट के दरमियान, या करंट के दरमियान और वोल्टेजेस के दरमियान, और आपने इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो ग्राफिकली भी आपसे कभी पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि आइंस्टाइन ने इसे किस तरह एक्सप्लेन करा। आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक के फिनोमेना को किस तरह सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर दिया। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने सहारा लिया प्लांक्स के कॉन्सेप्ट का, और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि लाइट जो है ना, वो आपकी कोई वेव नहीं है, लाइट आपका पार्टिकल है। और हर पार्टिकल की, यानी कि हर क्वांटम की, हर पैकेट की एक एनर्जी है जो उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। ये बात प्लांक्स ने कही थी, और उसने फार्मूला भी दिया था, याद है जब हमने पढ़ा था, एनर्जी बराबर होती है किसके, एच म्यू के। इसका मतलब ये है कि अगर मैंने फ्रीक्वेंसी दी म्यू वन, तो म्यू वन की वजह से उस पैकेट की एक एनर्जी होगी ई वन, और सपोज कर लेता हूँ वो है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। मैंने फ्रीक्वेंसी दी म्यू टू, उसकी वजह से उसकी एनर्जी बनेगी ई टू, और उस पैकेट की जो आपके पास वोल्टेज बनेगा, मान लो वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तीसरा मैंने फ्रीक्वेंसी दी म्यू थ्री, उसकी वजह से उसकी एनर्जी बनी ई थ्री, और उसकी आपके पास जो एनर्जी की वैल्यू आई, सपोज कर लो, है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। तो ये एनर्जीज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे जो है उसकी जो फ्रीक्वेंसीज है उससे जो एनर्जी बन रही है। अब एक इलेक्ट्रॉन जो होता है, एक इलेक्ट्रॉन, आपने अगर केमिस्ट्री पढ़ी हो तो उसके अंदर ये बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है अपने ऑर्बिट से करीब क्लोज होता है। और अगर आप ये चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट को छोड़ के जाए, तो आपको इसको एक एनर्जी देनी होती है, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन खींचने की सलाहियत। इसके कोई इलेक्ट्रॉन खींच सकता है तो वो इससे रिएक्ट कर सकता है। इसी तरह आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी होती है। इसी तरह नाम होता है बाइंडिंग एनर्जी, जिसको फिजिक्स की टर्म में हम कहते हैं वर्क फंक्शन। अब देखें, वर्क फंक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं साई से। एक इलेक्ट्रॉन जो अपने ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है, अगर मैं चाहता हूँ ये अपने ऑर्बिट को छोड़ दे, तो मुझे उतनी एनर्जी देनी होगी जितनी एनर्जी से इस ऑर्बिट ने इसे पकड़ा हुआ है, इस एटम ने इसको पकड़ा हुआ है। जैसे अगर आपका एक हाथ कोई पकड़ ले और दूसरा हाथ से आपको कहा जाए कि खींचो, तो जिस बंदे ने आपको पकड़ा हुआ है वो एनर्जी लगा रहा है, उससे ज़्यादा एनर्जी अगर दूसरे बंदे ने लगा दी तो आपको खींचने में कामयाब हो जाएगा। ठीक है ना। या आपने वो रस्सा कशी वाली देखी हो वीडियो,
तो उसके अंदर दोनों तरफ से क्या लग रही होती है, फोर्स लग रही होती है। तो अगर कोई भी फोर्स आपकी ज़्यादा हो जाए तो उसी डायरेक्शन में आपका जो है वो मूवमेंट रहेगी। तो बाइंडिंग एनर्जी है इसकी, बाइंड की हुई एनर्जी, जो इससे बाइंड किया हुआ है उसको अपनी तरफ रोटेट करवा रहा है। थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूँ कि वो बाइंडिंग एनर्जी है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और जो एनर्जी के पैकेट्स मेरे पास मौजूद हैं, एक पैकेट ये है, एक पैकेट ये है, और एक पैकेट ये है। जब मैंने फ्रीक्वेंसी म्यू 1 फेंकी तो इसका मतलब मैंने इस एनर्जी के बहुत सारे पैकेट फेंके। ये एनर्जी के पैकेट इससे आगे टकराए, इसकी बाइंडिंग एनर्जी थी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पैकेट की एनर्जी थी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वो बाइंडिंग एनर्जी ही पूरी नहीं हुई। तो इलेक्ट्रॉन ने अपना ऑर्बिट छोड़ा ही नहीं, इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में ही रहा। उसने कहा मैं क्यों जाऊँगा जब तक मुझे बाइंडिंग एनर्जी ना मिले। तो इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में ही रहा। दूसरी तरफ जब मैंने दूसरी फ्रीक्वेंसी दी म्यू 2, जिसकी एनर्जी थी E2, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अब उसकी बाइंडिंग एनर्जी हो गई पूरी और इलेक्ट्रॉन ने अपने ऑर्बिट को छोड़ दिया, लेकिन बस छोड़ के बाहर आ गया, मूव नहीं हुआ, ठीक है। तीसरी बार जो मैंने उसे एनर्जी दी वो थी म्यू 3, जो कि थी E3, यानी कि फ्रीक्वेंसी थी म्यू 3, उसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी थी E3, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जो मैंने इसको ये एनर्जी दी तो हुआ ये कि इस एनर्जी में से जो एनर्जी मैंने इसको दी है E, इसमें से इसकी बाइंडिंग एनर्जी पूरी हो गई, बाइंडिंग एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पूरी हो गई, जबकि मैंने इसको दी थी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बाकी की 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहाँ गई, बाकी की 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ने इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की काइनेटिक एनर्जी हो गई। अच्छा, अब अगर मैं फ्रीक्वेंसी दे दूँ V4 तो उसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी हो जाएगी E4, और E4 की एनर्जी हो गई 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मुझे बताएं 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो इसको अभी भी चाहिए, लेकिन बाकी एनर्जी किस में जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। तो जब मैंने फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया तो क्या चीज़ बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी। दिस इज व्हाट द एक्सप्लेनेशन ऑफ एल्बर्ट आइंस्टाइन के फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी इसलिए बढ़ती है कि जो बाइंडिंग एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद जितनी भी एनर्जी है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में जाती है। पहली बात ये भी सक्सेसफुली इसने एक्सप्लेन कर दी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड है, इससे कम फ्रीक्वेंसी दोगे तो कभी भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी ही पूरी नहीं होगी तो कहाँ से स्टार्ट होगा। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाली बात भी इसने एक्सप्लेन कर दी सक्सेसफुली, और फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने से स्पीड बढ़ रही है ये वाली बात भी एक्सप्लेन कर दी। दूसरी बात जो थी आपकी इंटेंसिटी की थी, तो उसने कहा एनर्जी के पैकेट्स अगर आप बढ़ा दें तो इसका मतलब आप इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं। जैसे अगर मैं कमरे में एक बल्ब लगाऊं, उसे ऑन करूं, उसकी वजह से रोशनी नज़र आती है आपको, 2 बल्ब लगाऊं ऑन करूं तो रोशनी ज़्यादा हो जाती है ना। तो इसका मतलब फोटोन के पैकेट ज़्यादा हो गए, पहले 3 पैकेट्स आ रहे थे फोटोन के, अब कितने आ गए, 6 पैकेट होगा। एक बल्ब से अगर 3 पैकेट आ रहे हैं तो 2 से कितना होगा, 6, मिसाल के तौर पर। वैसे तो सैकड़ों मिलियन ट्रिलियन होते हैं, मैंने एग्जाम्पल के तौर पे कहा है। तो अभी तो एक पैकेट आएगी, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा, ये वाला दूसरे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा, ये वाला तीसरे को। तो जब इंटेंसिटी I1 थी तो कितने इलेक्ट्रॉन बाहर आए, 3। जब दोनों बल्ब मैंने लगा दिए तो इंटेंसिटी हो गई I2। अब कितने पैकेट हो गए, 6। अब ये 6 पैकेट 6 इलेक्ट्रॉन से जाके टकराएंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंटेंसिटी को बढ़ाने से क्या चीज़ बढ़ गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। और यही ऑब्जर्वेशन हमने देखी थी कि जब हम इंटेंसिटी को बढ़ा रहे थे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे थे। इसका मतलब इंटेंसिटी को बढ़ाने का मतलब है कि हम पैकेट्स को बढ़ा रहे हैं, और हर पैकेट की एनर्जी तो इक्वल ही होती है ना। अगर हमने फ्रीक्वेंसी दी है उसकी इनफ, फॉर एग्जांपल 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले पैकेट्स फेंकें सारे, तो सारे पैकेट्स इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे, क्योंकि पैकेट ज़्यादा हो गए इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आपके क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। This was the application. This was the actual explanation by Albert Einstein related to the photoelectric effect. अब अगर मैथमेटिकल डेरिवेशन की बात करें तो वो कुछ इस तरह थी कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्योंकि सहारा लिया था एनर्जी का रिलेशन का, तो इसने कहा ई अगर वो एनर्जी है जो लाइट की एनर्जी एच म्यू, ये है वो इंसिडेंट लाइट, ठीक है। और यहाँ पे म्यू जो है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, ठीक है। अच्छा, अब वर्क फंक्शन साई से रिप्रेजेंट हो रहा है, इसका भी तो फार्मूला एच म्यू ही होगा, लेकिन म्यू के साथ लग जाएगा म्यू नॉट,
क्योंकि वर्क फंक्शन का मतलब है बाइंडिंग एनर्जी, और बाइंडिंग एनर्जी का मतलब है वो कम से कम एनर्जी जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, तो उस वक्त फ्रीक्वेंसी होती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये जो म्यू है ये म्यू नॉट है, इसका मतलब ये फ्रीक्वेंसी जो है कौन सी फ्रीक्वेंसी है, ये थ्रेशोल्ड, जो बाइंडिंग एनर्जी से रिलेटेड है। ठीक है, और तीसरी चीज़ है काइनेटिक एनर्जी। तो अगर हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं किसी भी मेटल को, तो उसमें से वो एनर्जी एक तो जाती है उसकी बाइंडिंग एनर्जी में, और जो रिमेनिंग होती है वो उसकी जाती है काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला अगर हम लिखें तो क्या हो जाएगा, ई माइनस वर्क फंक्शन साई। ई की जगह मैं रख सकता हूँ एच म्यू माइनस, इसकी जगह रख सकता हूँ एच म्यू नॉट। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हो गया ये। काइनेटिक एनर्जी का फाइनल फार्मूला अगर मैं एच को कॉमन ले लूँ क्या हो जाएगा, म्यू माइनस म्यू नॉट। इस फार्मूले से भी सक्सेसफुली ये बात एक्सप्लेन हो रही है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी दोगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिनोमेना स्टार्ट नहीं होगा। अब कोई मुझे बताए इस इक्वेशन से कैसे साबित हो रही है ये बात, कोई बता सकता है? देखिए एग्जाम्पल नंबर है 17.7 और पेज नंबर है 247। इसके अंदर आपसे कह रहा है सोडियम लाइट ऑफ अ वेव लेंथ, लाइट जो है लाइट की बता रहे हैं, लाइट का मतलब वो एनर्जी जो हम इंसिडेंट करवा रहे हैं। ठीक है, वेवलेंथ आपको दी हुई है, और कितनी वेवलेंथ दी हुई है, 5.893 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻7 मीटर, ये आपको वेवलेंथ दी हुई है। आपसे कहता है एक फोटो सेल पे हम मार रहे हैं, और जो नेगेटिव पोटेंशियल है उसका, नेगेटिव पोटेंशियल मतलब वो पोटेंशियल जो उसको रोकने में काम आ रहा है, उसकी काइनेटिक एनर्जी को छीनने में काम आ रहा है, वो पोटेंशियल दिया हुआ है 0.3 वोल्ट। ठीक है, आपसे कहता है पार्ट ए के अंदर बताएं वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल क्या होगा, वर्क फंक्शन। और बी पार्ट में बाद में सॉल्व कराता हूँ, पहले हम सिर्फ किसकी बात कर लेते हैं, वर्क फंक्शन की बात कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब पहली बात ये है कि देखो वर्क फंक्शन निकालने का जो फार्मूला है वो है साई इज इक्वल टू एच म्यू नॉट। ये फ्रीक्वेंसी और ये वोल्टेज है, इसको मैच मत कर देना कहीं, आप इसकी वैल्यू उठा के यहाँ रख दो और सब बेड़ा गरक हो जाए। इसने आपको ये तो दी ही नहीं है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो अब आप जो है वो वर्क फंक्शन इस फार्मूले से निकाल ही नहीं सकते। तो फिर इससे नहीं निकालेंगे तो किससे निकालेंगे, तो अब एक पॉसिबिलिटी ये बनती है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है ई इंटू वी नॉट। तो काइनेटिक एनर्जी वही होती है जो आपके वोल्टेजेस होते हैं, बस इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो जाती है। देखो ई को एज इट इज रखा, वोल्टेजेस को मैंने रख दिया 0.3 वोल्ट। तो देखो काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या बन गई, काइनेटिक एनर्जी होगी आपकी 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी यूनिट है, एनर्जी की, तो ये काइनेटिक एनर्जी बन गई। ठीक है, सिर्फ यूनिट चेंज हुई। जूल में करना चाहो तो इसकी वैल्यू रख दो इलेक्ट्रॉन की, लेकिन ज़रूरत नहीं है, इसको ऐसे ही रहने दो। काइनेटिक एनर्जी निकाल ली, काइनेटिक एनर्जी आपने निकाल ली, क्या आप टोटल एनर्जी निकाल सकते हैं, क्योंकि इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ दी हुई है, और वेवलेंथ से हम एनर्जी कैसे निकालते हैं ये हमने प्लांट से सीखा था पिछली क्लास में, याद है? तो वही वाला फार्मूला मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ एनर्जी का, एनर्जी बराबर होती है एच सी डिवाइडेड बाय लैम्डा। इसकी मदद से मैं ये एनर्जी निकाल सकता हूँ, लेकिन ये एनर्जी आएगी जूल में और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो दोनों को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट भी करना होगा। तो पहले तो आप ये जूल में एनर्जी निकालें, फिर इसे डिवाइड कर लें 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 से, आपका आंसर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब फाइनली अगर आपने वर्क फंक्शन निकालना है तो आप आइंस्टाइन की इक्वेशन की हेल्प लें, ई को अगर माइनस कर लूँ काइनेटिक एनर्जी से तो जो बचेगा वो आपका वर्क फंक्शन होगा। पिछली इक्वेशन में बात हम देख चुके हैं, काइनेटिक एनर्जी को उधर ले जाएं तो ई माइनस काइनेटिक एनर्जी बराबर होगा वर्क फंक्शन। अब आपके लिए सवाल बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, आप मुझे ये निकाल के दिखा दें एनर्जी कितनी है, देन उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दोनों सेम यूनिट में होना ज़रूरी है, और फिर आप इनको माइनस कर लें। अगर ये सेम यूनिट में नहीं होना तो फिर ये माइनस नहीं हो सकती, इसलिए एनर्जी को सेम यूनिट में करना ज़रूरी है। तो इसे कॉपी करके जल्दी से मुझे इसका आंसर बताएं क्या आ रहा है, फिर इसके पार्ट बी की तरफ चलते हैं। ठीक है जी, एनर्जी आपकी जूल के अंदर ये आ जाएगी 3.32 × 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वर्क फंक्शन आप निकालेंगे तो माइनस कर लेंगे दोनों को, 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है?
अब वर्क फंक्शन एक बार निकाल लिया ना, वर्क फंक्शन चेंज नहीं होता। अब वर्क फंक्शन सारी उम्र यही रहेगा, मतलब इस मेटल का वर्क फंक्शन यही रहेगा, आप कुछ भी कर लें, वर्क फंक्शन तो चेंज नहीं होता। अब कहता है मैंने जो है ना वेवलेंथ चेंज कर दी, पार्ट बी में कहता है मैंने लाइट की वेवलेंथ बढ़ा के कर दी 4000 एमस्ट्रॉन्ग। अच्छा, किसी को याद है एमस्ट्रॉन्ग को कैसे हटाते थे? और एमस्ट्रॉन्ग जो है वो किसकी यूनिट है? वेवलेंथ की है ज़ाहिर है। तो मीटर में लाना है, कैसे हटाते थे? एमस्ट्रॉन्ग को कैसे हटाते हैं, नहीं पता क्या? हद है, क्या हो गया है? आखिर ये शेयर को हुआ क्या? वाई मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -10 एमस्ट्रॉन्ग की वैल्यू, तो ये हो गया 4 × 10⁻⁻⁷मीटर। कहता है अगर इस वेव लेंथ की मैं लाइट को इंसिडेंट करवाऊं तो बताएं कितना स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए होगा इसे रोकने के लिए। अब ये सवाल उल्टा हो गया, पहले हमने वर्क फंक्शन निकाला था ना। अब वर्क फंक्शन तो हमें मालूम है, वर्क फंक्शन चेंज थोड़ी होगा, वर्क फंक्शन तो यही रहेगा 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का ताल्लुक ही वोल्टेज से होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल से, तो अब हमें ये निकालनी, बस ये डिफरेंस हो गया। तो पहले तो आप वही करें, एनर्जी मालूम करें। कैसे? Hc/λ से एनर्जी निकाली, और एनर्जी को जो है वो आपने जूल में लिया, फिर आपने उस एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है? जब आपका आंसर आ जाए उसके बाद आप काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, और वो कैसे निकालेंगे? अब आप ई में से माइनस कर देंगे वर्क फंक्शन को, तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। लेकिन उसने तो कहा स्टॉपिक पोटेंशियल निकालो, तो जो भी आपकी काइनेटिक एनर्जी आएगी आप मुझे बताइएगा आंसर क्या आ रहा है, फिर मैं आपको बताऊंगा उससे स्टॉपिक पोटेंशियल कैसे निकलेगा। तो ये दो चीज़ें जल्दी से सॉल्व करके मुझे बताएं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और अब जो है ये होमवर्क जो मैंने आपको दिया है याद से कर लीजिएगा। सर स्लाइड दोबारा दिखा दें, कौन सी स्लाइड आप देखना चाह रही हैं?